गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हम राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, उसका हमने फर्स्ट पार्ट तो कल पढ़ लिया था। आज उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है भाग 2 यानी भौतिक स्वरूप। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप हमने 4 भागों में बांटा था भू संरचना के आधार पर। थार का मरुस्थल कल पढ़ लिया हमने। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अरावली, यानी कि दूसरा जो भाग है अरावली पर्वतमाला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट है पूर्वी मैदान और चौथा जो पार्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार, इसके बारे में भी हम बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो पार्ट है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसको मैं बिल्कुल बारीक से ले रहा हूँ, इसलिए इसका अलग अलग भाग आएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल इसकी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। तो कल मैंने आपको थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ा दिया था। आज जो है अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ाता हूँ। दूसरा जो भाग है यानी भौतिक स्वरूप भू संरचना के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था। आज जो भाग है वो है दूसरा अरावली पर्वतमाला। अब जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो राजस्थान है, ये पूरा ये जो इसका मानचित्र है अरावली पर्वतमाला, ये जो है ये पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला। अब राजस्थान में जैसे थार का मरुस्थल 61% पर फैला हुआ था, उसी तरह अरावली जो पर्वत है यह राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई। कितनी प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर। यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है। अब इसमें राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अरावली पर्वतमाला ये जो है इसमें राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अब ये अरावली पर्वतमाला तो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अब इसकी जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में 65 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन हलचल में इसका प्राचीन वलित पर्वत के रूप में हुआ है। आर्कियन हलचल में अब ये आर्कियन हलचल है क्या? अब जैसे देखो, कोई 2 पर्वत है, वो ऐसे चल रही है। अब एक पर्वत इधर से आ रही है, अब इनके बीच में ये घर्षण, मतलब ये आपस में टकराएगी, तो इस तरीके से ये हलचल हुई। यानी ये इधर से एक पर्वत आई, इधर से एक पर्वत, और बीच में जो ये भाग बन गया, यही आर्कियन हलचल के कारण जो अरावली है। यानी आर्कियन हलचल जो हुई ये हलचल है, ये हलचल है। यानी इधर से चली और बीच में किसका निर्माण हुआ? ये अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यानी कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में 65 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन हलचल में प्राचीन वलित पर्वतमाला के रूप में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। अब इसकी जो तुलना है, यानी अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है, इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। किसकी? अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की जाती है। किसकी? अरावली पर्वतमाला की। ठीक है। और अरावली पर्वतमाला जो है अपर्दन और अपक्षय के कारण वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में है। अब इसका विस्तार कैसे है? जैसे मैं हमेशा से बताता हूँ, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी है,
ये उत्तरी है और ये दक्षिणी भाग है। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये किसका है? ये दक्षिणी पश्चिमी, यानी कि इसका जो विस्तार है दक्षिणी पश्चिमी से ये उत्तरी पूर्वी की ओर, उत्तरी पूर्वी की ओर, यानी अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है दक्षिणी पश्चिमी से, ये अरावली पर्वतमाला ऐसे ऐसे चलती है। इधर अरब सागर से, इसका अरब सागर को अरावली का पिता या अरावली का गर्भगृह कहते हैं, ये यहाँ से निकलती है और ऐसे होते हुए ये रायसीना दिल्ली तक पहुँचती, ये अरावली पर्वतमाला। यानी कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी से इसका जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर विस्तार है। अब इसकी लंबाई की बात करते हैं। खेड़ ब्रह्मा गुजरात, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से रायसीना दिल्ली तक, और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर बना हुआ है? तो रायसीना पहाड़ी पर। यानी कि खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। यानी कि खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है 692 किलोमीटर है। लेकिन ये जो भाग है, ये वाला, यानी कि सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक, सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, इसका जो राजस्थान में विस्तार है ना वो 550 किलोमीटर है। यानी कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है। यानी कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। यानी कि लगभग राजस्थान में इसका जो भाग है वो 80% भाग है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का 80% भाग है। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में अगर बात करें तो जनसंख्या होगी, 10% जनसंख्या निवास करती है। अब ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये पहले हमने पढ़ लिया था। एक तो पश्चिमी राजस्थान, ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान हो गया, ठीक है। और ये जो है पूर्वी राजस्थान, यानी कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में बांटती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, यानी कि जो बारिश होती है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। इस अरावली पर्वतमाला पर कितनी बारिश होती है? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अब इस अरावली पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है, यानी ये सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक जो इसका विस्तार है, वो उदयपुर में। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक अगर विस्तार पूछा जाए तो ये अरावली में है, यानी दक्षिणी पश्चिमी अरावली सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, ठीक है। और इस अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम जो विस्तार है ये मध्यवर्ती अरावली अजमेर में है। मध्यवर्ती अरावली अजमेर में, यानी कि ये वाला जो अजमेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका न्यूनतम विस्तार है, यानी कम है यहाँ पर। और सर्वाधिक विस्तार ये जो उदयपुर वाला क्षेत्र है उसमें ज़्यादा है। और इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। अब जैसे
पर्वतों से संबंधित या पठारों से संबंधित या चोटियों से संबंधित प्रश्न आते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, उस समय लड़के क्या ट्रिक याद करके जाते हैं और ट्रिक एग्जाम में हमेशा फेल हो जाती है, क्योंकि ट्रिक में जो ऊपर के 2-3 याद करके जाते हैं वो तो ऑप्शन में होते ही नहीं, उसके नीचे के होते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि सर्वाधिक ऊंचाई जो है ये माउंट आबू सिरोही में, यानी सिरोही से संबंधित जो भी चोटियाँ होगी वो सर्वाधिक ऊंचाई वाली होगी, ये ध्यान रखना। वो ऑप्शन में क्या करेगा, एक अजमेर की साइड की कोई चोटी दे दी, एक जयपुर की साइड की कोई चोटी दे दी, और एक अलवर साइड की कोई जैसे कोई चोटी है वो दे दी, और फिर वो एक सिरोही की दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि ये सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सिरोही की जो होगी वो आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये सर्वाधिक ऊंचाई होगी, तो सर्वाधिक ऊंचाई है तो न्यूनतम ऊंचाई, भाई न्यूनतम ऊंचाई वाली जो पर्वतमाला है यानी कि जो अरावली है वो न्यूनतम ऊंचाई वाली कनक घाटी जयपुर और पुष्कर घाटी अजमेर में, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे हम इस अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की औसत जो औसत ऊंचाई है इसको ध्यान में लेके ही चलना। 930 मीटर औसत ऊंचाई है ये, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा है, तो 930 मीटर औसत ऊंचाई है ये। कितनी औसत ऊंचाई है? 930 मीटर। अब जैसे हम नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में आगे बताता हूँ। औसत ऊंचाई होगी, अरावली जो पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है और ये थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं, अब ये अरावली के बारे में सामान्य जो भी जानकारी वो हो गई। अब अरावली की पर्वत की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख चोटियां, इनको याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ये प्रमुख जो चोटियां हैं वो है गुरु शिखर जो राजस्थान की और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना, राजस्थान की भी और मध्य भारत की भी। गुरु शिखर सिरोही, ये जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है मीटर में ये 1722 मीटर है। लेकिन एक ध्यान रखना, यहाँ पर एक दत्तात्रेय का मंदिर है, इसकी वजह से कभी कभी ऑप्शन में 1727 मीटर भी आ जाता है, यानी कि इसकी जो वास्तविक जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, लेकिन उसके ऊपर यानी उस चोटी के ऊपर 5 मीटर एक मंदिर बना हुआ है, उसको अगर हम जोड़ दें तो 1727 मीटर हो जाता है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 1722 भी है और 1727 है तो 1722 ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरु शिखर के बारे में पूछा गया। अब नेक्स्ट शेर, प्रमुख चोटियों की बात कर रहे हैं हम, ये भी सिरोही में, ये कहाँ है? ये भी सिरोही में है। इसकी जो लंबाई है वो 1597 मीटर, कितनी है? 1597 मीटर। फिर नेक्स्ट है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में ही है, देलवाड़ा सिरोही में। इसकी जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर, 1442 मीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है जरगा, और जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। और एक अपन ले लेते हैं अचलगढ़, ये भी सिरोही में है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। ये तो मेन जो चोटियां वो अपन ने ले ली, ठीक है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण और हैं, जैसे कि रघुनाथगढ़, ये सीकर में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है।
ठीक है। इसके बाद कमलनाथ उदयपुर में है, इसकी 1001। कमलनाथ उदयपुर, कमलनाथ कहाँ पर है? उदयपुर में। कमलनाथ हमारे वैसे जाडौल में है। 1001 मीटर, 1001 मीटर, ठीक है। फिर खोह, खोह ये कहाँ पर है? जयपुर में, जयपुर में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है 920 मीटर। तारागढ़, तारागढ़ ये कहाँ पे है? अजमेर में, अजमेर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 873 मीटर, 873 मीटर। एक है, एक ले लेते हैं अपन नाग पहाड़, नाग पहाड़, नाग पहाड़ ये कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने ये कोई भी जो चोटी है वो सीरियल वाइज नहीं बताई है, और आप भी विशेष ध्यान रखना, इसको ट्रिक से कभी मत याद करना, क्योंकि जैसे ट्रिक से आप याद करोगे तो गुरु शिखर और शेर और दिलवाड़ा जरगा तो याद कर लोगे, लेकिन ऑप्शन में ये चारों ही नहीं होगी, उस समय आप फंस जाओगे। इसलिए ट्रिक से कभी भी याद मत करना। और वर्तमान में जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें ट्रिक सब की सब फेल हो रही। और अभी वर्तमान में जो अभी 11 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्हीं चोटियों में से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, इन्हीं चोटियों में से क्वेश्चन आया था। ये तो प्रमुख चोटियाँ हो गई, ठीक है। अब अरावली के कुछ पठार हैं, पठार अलग होते हैं, ध्यान रखना। देखो चोटी तो इस टाइप की होती है, ठीक है, जैसे ये ऐसे ये चोटी हो गई, ठीक है। पठार ऐसे यानी ऊपर जो है वो समतल भाग होता है पठारों में, ठीक है। अब प्रमुख जो पठार है वो है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार ये कहाँ है? तो ये सिरोही में ही है, सिरोही में, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ये 1360 मीटर है, 1360 मीटर। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। और इसी पठार पर, इसी पठार पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, ऊंचा शहर माउंट आबू, इसी पठार पर, उड़िया पठार पर, ठीक है। और सबसे ऊंची झील, ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। कौन सी है? नक्की झील। यानी ये जो दोनों हैं ये उड़िया के पठार पे ही है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो आबू का पठार, नेक्स्ट जो पठार है आबू का पठार दूसरा ऊंचा पठार है। आबू का पठार ये है 1295 मीटर, 1295 मीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें भोराट का पठार, भोराट का पठार ये उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। भोराट का पठार जो है ये 1225 मीटर ऊंचा, कितना? 1225 मीटर। फिर है नेक्स्ट मेसा का पठार। मेसा का पठार जो है इसका विशेष ध्यान रखना, कभी कभी इसको चित्तौड़गढ़ के साथ जोड़ के भी दे देते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 620 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो अब इसका जैसे प्रश्न कैसे बनेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस मेसा के पठार पर बना हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 620 मीटर, ठीक है। और इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट जो है लसाड़िया का पठार, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? लसाड़िया का जो पठार है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान का एकमात्र कटा फटा क्षेत्र है। और कहाँ है? जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है, जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार है वो लसाड़िया का पठार है। और ये राजस्थान का एकमात्र कटाफटा पठार है। तो इसी के साथ अरावली समाप्त होती है। नेक्स्ट जो है, अब ये दूसरा भाग था, हमने सबसे पहले तो थार का मरुस्थल पढ़ा, उसके बाद आज अरावली पढ़ा। कल जो हम पढ़ेंगे पूर्वी पठार और दक्षिणी पठार दोनों साथ में लेके इस
पूरे पाठ को कल समाप्त कर देंगे। इसी के साथ आज का ये यूनिट यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।